नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं नवीन वाजपेयी आप सभी को इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका कर रहा हूं लगातार डिस्कशन। और आज है इस सेशन पर आप सभी की बारी और हम लोग करने वाले हैं एनडीए 2023 के सेकेंड पेपर का डिस्कशन। आई होप कि सभी लोगों की तैयारी जोर जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप लोग अपने 2024 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं क्योंकि जीवन में एस्पिरेंट भी रहा हूं और मैं एक टीचर भी रहा हूं, और दोनों के अगर मैं कॉम्बो की बात करता हूं तो मैं कॉम्बो हूं। और उस कॉम्बिनेशन में एक चीज मैंने सीखी है कि अगर आप पेपर्स लगाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। सबसे बड़ा सजेशन, इससे पहले कि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, सबसे बड़ा सजेशन यह है कि सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, उनको सबसे बड़ी सलाह कि जितने भी पेपर हो चुके हैं यूपीएससी के द्वारा, एनडीए वाले पेपर, इवन सीडीएस वाले पेपर, आप उनको भी लगा लीजिएगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि इंग्लिश इज लाइक सेम एवरीवेयर। आप जहां पर भी देखेंगे इंग्लिश एक जैसी है, कोई बदलाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश यहां ऐसी है वहां ऐसी है, तो कुछ नहीं है। और वैसे भी जब आप सिलेबस में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको ग्रामर की कुछ चीजें पढ़नी है और आपके अंदर सिर्फ एक चीज डेवलप हो जाए, जिसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि दूसरे शब्दों में इसे अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। यही दोनों सेंसेस को डेवलप करने के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़ते चले आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से जय हिंद और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जहां पर हमारे पास है सेट ए, जिस काम करने वाले हैं संपूर्ण एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस हमारे साथ होगा यहां पर। और किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपने आंसर की तो मैच कर ली है, सभी जानते हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या लगा था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको यह जानने की जरूरत पड़ेगी। हम आ जाते हैं आज अपने उस पेपर के पहले 10 क्वेश्चंस पर। तो ये बड़ी अच्छी चीज आई थी कि एनडीए में 2023 के सितंबर वाले एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे। बहुत ज्यादा यूजुअल तो नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन हाँ, अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो सब कुछ फिर यूजुअल ही है, और वही यूजुअल या अनयूजुअल चीज आपसे पूछी गई थी इस पेपर में। तो करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आंसर्स देखिए, सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, नो डाउट, ये तो यूपीएससी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। मेरा काम है चीजों को एक्सप्लेन करना, और आपके अंदर कोई संशय हो, डाउट हो तो उसको भी क्लियर करना। साथ ही साथ साथियों, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर, लाइक और इस पर एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर रखेंगे। इसके अलावा एक चीज और करेंगे कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आप ये भी देखने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों कि आपके कितने सही थे विदाउट टेलिंग आंसर, यानी कि बिना मेरे आंसर बताए आपने पहले कितने के करेक्ट आंसर्स बता दिए थे। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज द साउथ वेस्ट मॉनसून डैश डैश थ्रू मोस्ट ऑफ जुलाई, फ्लैश floods caused by the waters of the Narmada hit जबलपुर टाउन। एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर मॉनसून कहीं कहीं पर आया है, कहीं क्या जबलपुर साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर। तो जबलपुर के आसपास शायद कहीं ना कहीं मॉनसून आया हुआ है, और उस मॉनसून की वजह से जो नर्मदा का जो वाटर है ना प्यारे बच्चे, इसने क्या किया है, इसने जबलपुर का जो टाउन है, जो कस्बा है, उसको हिट किया है, यानी शायद उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है। हिट जबलपुर टाउन, देखिए हिट का मतलब होता है मारना। जनरली जबलपुर टाउन को मारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन फ्लैश फ्लड्स जो होती है, जो बाढ़ होती है प्यारे बच्चे, इनंडेशन होता है, ये क्या करता है, ये तबाही मचाता है अपने फोर्स से। ऑप्शंस की अगर बात करेंगे तो यहां पर प्यारे बच्चे होता है ऑक्यूपाइड। क्या ऑक्यूपाइड ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, ड्राइड होता है और फ्लरिश्ड होता है। मेरे भाइयों, ड्राइड तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मॉनसून आया है तो सूख कैसे जाएगा मेरे भाई, जबलपुर टाउन सूखेगा तो नहीं। फ्लरिश्ड की बात करेंगे तो फ्लरिश जो वर्ड होता है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉस्पर। क्या कहते हैं? प्रॉस्पर कहते हैं। अब आप समझिएगा कि कहीं पर बाढ़ आई है और उस बाढ़ से क्या कोई शहर प्रॉस्पर हो सकता है, समृद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता है। फल फूल नहीं सकता है मेरे भाई, वो चीज वो तो बर्बाद ही होगा, तबाह हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस आंसर इज नॉट आवर आंसर, ये भी हट जाएगा। बात करेंगे यहां पर ऑक्यूपाइड की, तो ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी जगह को घेर लेना, किसी चीज पर कब्जा कर लेना। तो अल्टीमेटली फ्लश कब्जा भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसानी तत्व तो नहीं है ना। तो अल्टीमेटली आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए अपना, लैश्ड। और लैश्ड के बाद यहां देखेंगे तो प्रेपोजिशन क्या लगा रहे हैं, थ्रू। क्या लिखा रहे हैं?
प्रेपोजिशन थ्रू, तो हो जाएगा लैश्ड थ्रू। इसका मतलब क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों। इसका मतलब होता है टू हिट बाय फोर्स, यानी कि बहुत ज्यादा बल से, प्रबल शक्ति से हिट करने को ही हम लोग कहते हैं लैश्ड थ्रू। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। इसके अलावा एक और आप लिख लीजिएगा, जिसके साथ एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आउट लगाया जाता है। क्या? लैश आउट एट। ये वर्ड अगर मैं बात करूं तो जनरली इस वर्ड का जो मीनिंग होता है, इसे हम लोग वर्बल अटैक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वर्बल अटैक के नाम से जानते हैं। साथियों, अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, तो ये बहुत कॉमन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता होते हैं, जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, या जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पार्टी को, पोजीशन या रूलिंग पार्टी को आपस में कुछ ना कुछ बुरा, या भला तो खैर नहीं कहते हैं, बुरा ही कहते हैं। तो वो जो बुरा कहते हैं ना, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि मोदी जी ने भाई राहुल गांधी को कहा, राहुल गांधी ने मोदी जी को कहा, तो अंततः ये जो चीज होती है लैश आउट एट, यही वहां पर इस्तेमाल होती है। कैसे कि राहुल गांधी लैश्ड आउट एट द प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वर्बल अटैक होता है जनरली, इसमें आप किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेंटली जरूर करेंगे अपने शब्दों के दम पर। तो शाब्दिक, अल्टीमेटली हमने आपको आंसर बता दिया कि भाई मानसून जो था उसने क्या किया, हिट बाय फोर्स, बहुत ताकत से एकदम बिल्कुल हिट किया है। और ये मानसून ही हिट कर सकता था, फ्लरिश और ड्राई और ऑक्यूपाई नहीं कर सकता था। तो अल्टीमेटली, क्योंकि आगे भी क्या लिखा था, हिट जबलपुर टाउन, यानी जबलपुर टाउन में वो जाकर उसने उसको तबाह कर दिया। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अब देखेंगे वैलिड आंसर जो है, देखिए आंसर तो ऑलरेडी यहां पर भी अवेलेबल है आपके पास। वैलिड आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले हम लोग क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का लिखा हुआ है, गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस दैट डैश डैश अस टुडे आवर कंपनी प्रपोजेस मोर वायबल प्लान फॉर सस्टेनेबिलिटी। कहा जा रहा है जो चैलेंजेस का स्केल है, जो पैमाना है इस समय, इनको देखते, और दैट अब कॉन्फ्लिक्ट अस, कन्विंस अस, सपोर्ट्स अस, कन्फ्रंट्स अस। देखो प्यारे बच्चे, एक ही बात है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब जनरली क्या होता है? मदद करना होता है। बोलो हाँ या ना, है ना। तो इसका हेल्प के सेंस में आ सकता है। बोलो हाँ या ना। कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाता है साथियों डिस्प्यूट। क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है। कन्विंस की बात करेंगे तो जनरली जो कन्विंस वर्ड होता है, ये परसुएड के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। किसके सेंस में इस्तेमाल किया जाता है? परसुएड के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और कन्फ्रंट प्यारे बच्चे हो जाता है फेस करना, किसी चीज का सामना करना बेसिकली। तो अभी हम चैलेंजेस को क्या करते हैं? हम उनको डिस्प्यूट करते हैं, या फिर हम उनका सामना करते हैं, या उनको परसुएड करते हैं, या फिर उनको हम हेल्प करते हैं। भाई चुनौतियों का क्या किया जाता है? मुझे लगता है कि यह बात आपको इसी में पता चल गई कि जीवन में अगर आपके चुनौतियां मिले तो उनसे विवाद नहीं करना है, उनकी मदद नहीं करना है, उनको समझाना नहीं है। क्या करना पड़ेगा? शायद उनको हम लोग कन्फ्रंट करेंगे, उनका सामना करेंगे। बोलो हाँ या ना। और बाकी आगे क्या लिखा हुआ है? आर कंपनी प्रपोजेस, हमारी कंपनी प्रस्ताव रखती है मोर वायबल प्लान्स का। वायबल का प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है? मैं बता देता हूं। वायबल का मतलब होता है पॉसिबल, या फिर यूं कहते हैं फीजिबल, यानी कि जो तर्क संगत हो उसको भी आप बोलते हैं वायबल या फीजिबल। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो पॉसिबल प्लान्स के जो, और किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी कि एंड्योर कर जाए, मार्केट में हमारी कंपनी एंड्योर कर जाए, इसके लिए जो चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं उनका हमें सामना करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली मैंने आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बता दिया है, और देखिए कमाल का आंसर आपके सामने आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि हम चैलेंजेस का सिर्फ सामना करते हैं प्यारे बच्चे, हम उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं, चुनौती का हम सामना करते हैं। और ये सभी जानते हैं, आई होप, है ना। कहते हैं ना कि देश में जो चुनौतियां हैं, आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते हैं, आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं प्यारे साथियों, जहां पर लिखा हुआ है इट इज अ रियली टफ कोर्स। ये वाकई बहुत ज्यादा टफ कोर्स है। आई एम जस्ट वरीड दैट आई वोंट बी एबल टू गो द, मैं वाकई बस परेशान हूं थोड़ा सा कि मैं नहीं जा सकूंगा। अब जा सकूंगा, गो द क्या होगा प्यारे बच्चों? गो द वे, गो द फार, गो द रूट, गो द डिस्टेंस। क्या लगाएंगे? तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको तुक्का लगाने से अगर काम चलता तो गलत हो जाता, क्योंकि इसका जो सही आंसर है साथियों, इसका जो सही आंसर है वो होता है गो द डिस्टेंस। और यह एक फ्रेज है।
क्या होती है, ये एक फ्रेज होती है गो द डिस्टेंस। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। गो द डिस्टेंस जिसका मतलब जनरली होता है टू क्वालिफाई या किसी चीज को आगे बढ़ जाना किसी चीज पर। गो द डिस्टेंस यानी हम उसको आगे कंट्रोल कर पाएंगे, उस पर हम आगे चलते चले जाएंगे, हाँ या ना, उसके लिए होता है गो द डिस्टेंस। तो गो द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस वर्ड यहां पर लिखा था। इस तरह के इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को भी इस्तेमाल करके कई बार प्रेपोजिशनल या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हो सकता था कि यहां पर एक आर्टिकल का भी मिसप्रिंट कर सकते थे, मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट आर्टिकल दा या आ लगा हुआ है, उस आर्टिकल को ओमिट करके आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ए एंड दा, और चौथा ऑप्शन होता है नो आर्टिकल का। तो अगर किसी फ्रेज में पर्टिकुलरली माय डियर आर्टिकल लगा हुआ है तो वो आपको लगाना जरूर पड़ेगा। यहां पर भी हमारे पास ऑप्शन फ्रेज के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपके सामने आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर जो है थोड़ी सी एरर है माय डियर, ये फार दिखा रहा है जो कि गलत है प्यारे बच्चे। गो द डिस्टेंस इसका सही आंसर है। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एक्सटेंट ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन द कल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर साथियों आप देखेंगे तो लिखा हुआ एक्सटेंट है, डिस्टेंट है, डिस्टेंस है, और कंटेक्स्ट है और सिंटेक्स है। देखो भाई सिंटेक्स जनरली क्या होता है, हम ग्रामर में इस तरह से चीजों को पढ़ते हैं कि देखो बाबू आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, आपको वर्ब इस्तेमाल करना है, आपको ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, तो हम इसको सिंटेक्स कहते हैं। कंटेक्स्ट की बात करेंगे तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है प्यारे बच्चे, वो दूरी होता है। और एक्सटेंट की बात करेंगे तो एक्सटेंट क्या होता है, किसी चीज की हद या लिमिट की बात करते हैं। तो माय डियर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंट का इस्तेमाल करते हैं। बोलो बात समझ में आई या ना। इसी वर्ड का इस्तेमाल हम लोग अपनी जीवन में अगर बात करेंगे तो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। हम सभी के घरों में क्या इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों, हम सभी के घरों में एक चीज बहुत इस्तेमाल होती है, दैट इज एक्सटेंशन केबल। क्या इस्तेमाल होता है, एक्सटेंशन केबल या फिर एक्सटेंशन बोर्ड, है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, किसी को कोई समस्या यहां पर, है ना। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा था, द एक्सटेंट ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल। कहा जा रहा है कि जो बढ़त, जो हमने बना रखी है, अपने लिमिट को जो बनाया है, जिस लेवल पर हम चीजों को पहुंचा गए हैं, है ना, वो लेवल हमारे लिए रिमार्केबल रहा है, हमारे लिए विश्वसनीय, अविश्वसनीय काइंड ऑफ। रिमार्केबल का मतलब होता है जिसको आप याद करें, इनक्रेडिबल काइंड ऑफ थिंग जो होती है, बिलीवेबल, सॉरी अनबिलीवेबल के सेंस में बात करेंगे तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में, बोलो हाँ या ना। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है दिस एसे डैश डैश एंड एग्जामाइंस वेरियस systems for water appropriation and agricultural practices adopted by society in the arid conditions of Rajasthan। देखिएगा, मैं बार बार एक चीज आपसे कहता हूं कि एक कोशिश आपको करनी है। मैं हमेशा एक चीज इंसिस्ट करता हूं अपने सभी विद्यार्थियों से, भले ही आप हमसे ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, वो मैटर नहीं करता है मेरे दोस्त, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आप रीडिंग कितना करते हैं। मैं हर चीज को आपसे समझाऊंगा लेकिन रीडिंग के बारे में सबसे ज्यादा बोलूंगा आपको। कारण यह है कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो इन सारी चीजों में आपको ग्रामर का कोई इस्तेमाल नहीं करना होता है। आप विदाउट ग्रामर रूल सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, उसके बल पर आप इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं, इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस में कंड्यूसिव है, कंट्रोल्स है, एनहांसेस है और एक्सप्लोर्स है एंड एग्जामाइंस वेरियस सिस्टम्स फॉर वाटर एप्रोप्रिएशंस। इसमें जो आपका आंसर लगेगा प्यारे साथियों, क्या लगना चाहिए, देखिए भाई, कंड्यूसिव की बात करेंगे तो बेसिकली कंड्यूस का मतलब होता है ड्राइव या किसी चीज को किसी के अनुकूल बनाना। कंट्रोल का मतलब होता है भाई किसी चीज पर अपना कंट्रोल कर लेना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, अपना दबाव बना लेना। इसके बाद एक्सप्लोर्स की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ और किसी चीजों में एक्सप्लोर करना, सर्च करना, है ना, खोजने के सेंस में, तो सर्च के सेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, बोलो हाँ या ना। एनहांसेस की बात करेंगे तो एनहांस का मतलब क्या हो जाता है माय डियर, एनहांस का मतलब हो जाता है इंप्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। अब आपने बचपन में एसेस पढ़े तो जरूर होंगे मुझे लगता है, तो एसे प्यारे बच्चे क्या करता
करता है? ए से किसी चीज को अनुकूल बनाता है और एग्जामाइन करता है, या फिर इंप्रूव करता है या उसको एग्जामाइन करता है, या फिर एक्सप्लोर, उसमें किसी चीज की खोज के लिए, किसी चीज की सर्च के लिए एसेज वगैरह लिखे जाते हैं, या फिर सर्च वगैरह करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बारे में हम एग्जामाइन उससे करने की कोशिश करते हैं, या उसमें जो एक्सप्लोरेशन होता है उसके बारे में लिखा होता है। तो मेरे हिसाब से मेरे साथियों आंसर क्या चला जाएगा? मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर जाएगा, जो कि एकदम सूट कर जाएगा एक्सप्लोर्स और एग्जामाइंस को, कि भैया एक्सप्लोर करता है, उसके बारे में और डिटेल्ड जानकारी देता है, और एग्जामाइन करता है यानी उसके बारे में और परीक्षण भी करता है। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 30 सेकंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए। मेरे साथियों आप सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का एक बार आंसर देने की स्वयं से कोशिश करें, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली डैश डैश इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। कहा जा रहा है कि भारत अपने जो पॉपुलेशन है, अपनी पॉपुलेशन को कुछ कर पाया है अपनी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से। क्या कर पाया है वो आपको बताने की जरूरत है मेरे दोस्त, वो आपको बताने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों? है ना? इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली, अब देखिएगा स्टरलाइज और ये स्ट्रैटिफाई नहीं है प्यारे बच्चे, यहां पर आया था ऑप्शन में, शायद सैटिस्फाई था। आई होप कि ये गलत लिखा हुआ है, शायद ये सैटिस्फाई यहां पर आया था, है ना? सैटिस्फाई। और चलिए इसके अलावा शायद यही ऑप्शन था, मैं एक बार अभी चेक कर लेता हूं, परेशान नहीं होगा। ठीक है, स्टेबलाइज की बात करेंगे। स्टेबलाइज का मतलब आप जानते हैं कि कंट्रोल करना होता है, किसी चीज पर कंट्रोल पा लेना होता है, उसको कहते हैं। और स्टैब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की नींव रखना, किसी चीज के बेस को शुरुआत करना होता है प्यारे बच्चे, स्टैब्लिशमेंट। अब आप समझिएगा कि पॉपुलेशन को क्या किया जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत कॉमन सेंस से अगर आंसर दिया जाता तब भी इसका आंसर लग जाता कि भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से जो पॉपुलेशन है उसको भारत क्या कर पाया है, उसको स्टेबलाइज कर पाया है, उस पर कंट्रोल रख पाया है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा नियमित कर पाया है। बात समझ, स्टेबल कर पाया है, स्थिर कर पाया है। अदरवाइज अगर फैमिली प्लानिंग वाले प्रोग्राम्स ना लाए जाते तो पॉपुलेशन का एकदम वो कहते हैं ना कि फट पड़ना, वो बस्ट इनटू वाला हाल हो जाता है, एकदम से पॉपुलेशन बॉम्ब जैसा कुछ हाल होता। तो ये अंततः हम इसको समझ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, इसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है मेरे दोस्त, है ना? बात समझ में आ रही है? अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। अगला है एडोलेसेंस इज द डैश डैश वेयर इन अ चाइल्ड एंटर्स अडल्टहुड। एडोलेसेंस जो एज का टाइम होता है, जो पीरियड होता है ना, ये वो पीरियड होता है जहां पर बच्चा क्या करता है, अडल्टहुड में एंटर करता है, प्रवेश करता है, जिसको शायद हिंदी में हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। आई होप ये एग्जैक्टली हिंदी में वैसा ही हो, है ना? बाकी एडोलेसेंस की बात करेंगे तो एडोलेसेंस इज कंडीशन है प्यारे बच्चे, पोजीशन है या पीरियड है, वो क्या है वो आपको देखने की जरूरत है ना? तो लेट मी अश्योर यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चे इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थ्रेशोल्ड व्हिच मींस लिमिट, व्हिच मींस लिमिट। तो एडोलेसेंस वो लिमिट होती है प्यारे बच्चे जिसके बाद जहां पर बच्चा क्या करता है, बच्चा करता है अडल्टहुड में प्रवेश करता है। शायद इसको किशोरावस्था बोलते हैं शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं, या मे बी शायद इसको बोलते हैं, तो एग्जैक्ट हिंदी नहीं याद आ रहा है प्यारे बच्चे, है ना? बट इसके बाद एडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड आता है, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जीवन में ये सारी हमारे स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ कहा जाता है इन्हें। जो सही आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड। यहां पर भी आप आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई देगा। हालांकि ये सारे आंसर्स जनरली हम ही लोग फिट करते हैं, और इनमें जैसे अभी आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लगा कि आंसर कुछ और था, तो वो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। मैंने जो आपको आंसर बताया था गो द डिस्टेंस, वही क्लियर है, क्योंकि ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। थर्ड का सी यहां पर जो दे रखा था कोई भी इसको लगाएगा नहीं, मैं इसको कट भी कर देता हूं अपनी तरफ से, बाकी आप वेरीफाई भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यूपीएससी में भी यही आंसर दे रखा था। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? आ जाते हैं प्यारे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जहां पर लिखा हुआ है द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 200 years वर हियर टू डैश डैश इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज। अंग्रेज जिन्होंने 2 साल तक हम पर अत्याचार करके हमको गुलाम बना रखा अपना, आखिर वो करने क्या आए थे? मुझे लगता है कि वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारे प्राकृतिक, जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आज हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं, लेकिन ये संसाधन आज
की तुलना की अगर बात करेंगे और उस वक्त की तुलना की बात करेंगे तो आज आपको लगता होगा कि टेक्नोलॉजी आपके जमाने में आ गई है, आज का जमाना बेहतर है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे दोस्त कि जो टेक्नोलॉजी पहले थी, जो तरीका, जो रिसोर्सेस पहले थे ना भारत के पास, वो आज नहीं है। और आपको भी पता है कि भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज कोई नहीं कहता, क्योंकि वो सोने की चिड़िया में जो सोना था ना, वो तो सब अंग्रेज लूट के चले गए, है ना। या फिर यूं कहूं कि हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसी है, हालांकि हर जगह की पॉलिटिक्स ऐसी होती, बट हम अपने देश की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि हम करप्शन वाली लिस्ट में बहुत अव्वल दर्जे पर प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, जो कि अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, है ना। मेरी तरफ से एक सरकार समझ लीजिए, सरकार में ये हमारा कि व्यंग है ये कि कहीं ना कहीं कि हमारे देश के जो जिम्मेदार है हम सब हैं, हमारी जनता भी है और हमारे पॉलिटिशियंस तो ऑब्वियसली दे आर द ब्रिटिश, अंग्रेज जिन्होंने इंडिया में रूल किया प्यारे बच्चे। वो इम्प्लोर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? इम्प्लोर का मतलब होता है बिसीच। क्या होता है? बिसीच होता है। तो प्यारे बच्चे बिसीच करने या गिड़गिड़ाने तो नहीं आए थे भारत में, और ड्रिल मतलब गड्ढा करने तो नहीं आए थे ड्रिल मशीन लेके, और स्पॉइल मतलब सिर्फ खराब करने नहीं आए थे। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? जनरली वेस्ट करना होता है। जैसे कहते हैं ना, डोंट स्पॉइल योर टाइम। क्या कहा जाता है? डोंट स्पॉइल योर टाइम, है ना। ये आपने सुना होगा, आप इंग्लिश में बातचीत करते होंगे, सो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव हर्ड दिस, बट याद रहे स्पॉइल योर टाइम नहीं होकर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पर स्पॉइल योर टाइम के बजाय हम यहां पर लिख देंगे कि भैया डू नॉट स्पॉइल योर टाइम। क्या लिखेंगे? डू नॉट स्पॉइल योर टाइम। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, SPOIL, और यहां पर साथियों लिख दिया जाएगा डोंट स्पॉइल योर टाइम। और ये सबसे बड़ा जो है कोटेशन है जिंदगी का कि आप समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं तो पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन जो समय बर्बाद नहीं करते हैं ना, वो पैसा, इज्जत, दौलत, शौहरत, नाम सब कमा लेते हैं। तो सब कमाना है भाई साहब, तो आप समय नहीं कमा सकते हैं। समय बड़ा कीमती है, और मेरी माँ हमेशा कहती है कि समय बड़ा बलवान है ना। और ये शायद आपके बुजुर्गों ने भी कहा जरूर होगा। अंततः जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, आंसर लग जाएगा हमारे पास एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का जनरल यूज जो होता है वो होता है यूज करना, लेकिन एक्सप्लॉइट वर्ड बड़ा कमाल का मुझे लगता है, क्योंकि एक्सप्लॉइट वर्ड का शुद्ध हिंदी होता है शोषण। शोषण करना। क्या करना? शोषण करना। शोषण करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन उसका इतने ज्यादा इस्तेमाल कर लेना कि वो उसका लेवल खराब हो जाए, उसके जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। आपने अक्सर जो है एक बात सुनी होगी, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है माय डियर दोस्त, तो उसमें होता क्या है कि कहा जाता है कि महिलाओं का ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। हालांकि ये बात हर जगह अप्लाई नहीं होती है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में ये डिस्कशन जरूर किया जाता है दैट देयर इज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेशन, देयर इज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ नहीं किया जाता है, बट पुरुषों की कोई बात नहीं करता है ना। कहता ना कि थकते भी हैं, टूटते भी हैं, अकेलेपन से बिछड़कर रोते भी हैं, है ना। और हम आदमी है ना जनाब, तो हमें कोई पूछता नहीं है। तो अंततः मैं ये कहूंगा कि दर्द सबको है, एक्सप्लॉइटेशन सबका किया जाता है परिस्थिति के अनुकूल। कभी शायद ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया है, कभी लगता है किसी इंसान ने किया है, या शायद जहां पर आप काम करते हैं कभी आपको लगता है वहां पर किया जा रहा है। तो एक्सप्लॉइट वर्ड का मतलब ये होता है कि एक्सेसिव यूज, ताकि वो चीज खराब भी हो जाए तो उसका टेंशन आपको नहीं ले। तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो रिसोर्स थे, हमारे जो संसाधन थे, उनका यूज तो किया ही किया, लेकिन उनको इस लेवल पर कर दिया कि वो बर्बाद हो गए, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं थी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, विच इज एंडेंजर्ड स्पीसीज हैव अ 50% ऑफ और ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ विद इन 5 years और 2 generations whichever is longer। अब देखिएगा, कहा जा रहा है कि जो एंडेंजर्ड, अब एंडेंजर्ड मतलब क्या होता है? देखो, डेंजर वर्ड की बात करोगे ना, डेंजर वर्ड की, तो इसका मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। और एंडेंजर्ड वो होता है कि जो खुद खतरे में आ जाते हैं। तो ऐसे स्पीसीज प्यारे बच्चे जो कुछ खतरे में हैं, उनके पास 50% और ज्यादा संभावनाएं हैं। प्रोबेबिलिटीज मींस क्या होता है? संभावना ऑफ डैश डैश, किस चीज की संभावना? जो खतरे में है स्पीसीज, उनके कुछ हो जाने की संभावना है विद इन 5 years, या तो 5 साल, या फिर 2 generations whichever is longer। यानी कि ऐसी स्पीसीज जो कि अब शायद बहुत कम दिखती हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे, तो एग्जांपल में मैं बोल सकता हूं कि शायद जो टाइगर है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया। आप जानते हैं कि अभी भारत में टाइगर अफ्रीका वगैरह से शायद लाए गए थे, मतलब इंपोर्ट हो रहा है समझिए, क्योंकि भारत में टाइगर
टाइगर जो है बहुत कम बचे थे, इसलिए लाना पड़ा। तो ऐसे को हम लोग बोल सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। आप जंगल काट काट के जब शहर बना देंगे तो यही होगा ना भाई, है ना। जैसे हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की एक ब्रांच देहरादून में, तो हम लोग जब देहरादून वगैरह जाते हैं, जब उधर जाते हैं तो ये देखते हैं कि देहरादून में हर साल डेवलपमेंट, जैसे अभी हम लोग को 2 साल लगभग वहां पर होने वाला है, और 2 सालों में हम लोगों ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट देख लिया है। एक तरफ लगता है कि चलो डेवलपमेंट अच्छी चीज है, लेकिन जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए ना। आप मंदिर के चारों तरफ आज जाते हैं, मंदिर में तो पूजा पाठ के लिए नहीं जाते हैं, आप तो फैशन के लिए जाते हैं, फोटो खिंचाने जाते हैं, 5 स्टार होटल चाहते हैं मंदिर के आसपास। यही होता है प्यारे बच्चे कारण, ताकि हमको एंडेंजर्ड स्पीसीज, इवन मैं बोलता हूं एंडेंजर्ड, ये सारे हमारे माउंटेन्स भी हो गए हैं अब तो, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके पास माउंटेन नहीं रह जाएंगे, हर माउंटेन पर आपके 2000 घर बने होंगे, है ना। तो वादियां तो खत्म हो जाएंगी। इस साल मैं डीडीएन में था तो मैंने टेम्परेचर महसूस किया कि 44 डिग्री तक का टेम्परेचर वहां पर गया, जबकि डीडीएन वाज अ प्लेस जहां पर 90s की बात करें तो उस समय वहां पर स्नोफॉल हुआ करता था। लेकिन आज आप वहां से 50 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, आपको शायद ही वहां पर स्नोफॉल देखने को मिले। ये सारी चीजें होती रहती हैं, है ना, और ये शायद इसके जिम्मेदार हम ही हैं, अंततः हम किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। प्यारे बच्चे डिस्टिंक्शन आप भी जानते हैं, प्यारे बच्चे मेरिट के लिए लाया जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेट करना, किसी चीज को कॉम्प्लेक्स करना, उलझाने के सेंस में आता है। कंप्लीशन मतलब होता है किसी चीज को पूरा कर देना। बच्चे एक्सटेंशन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब हो जाता है वैनिश हो जाना या फिर गायब हो जाना। क्या हो जाना? वैनिश हो जाना या फिर गायब हो जाना। तो जो खतरे में स्पीसीज हैं वो अंततः गायब हो जाएंगी, या तो 5 साल में गायब हो जाएंगी, यही लिखा था ना, विद 5 इयर्स, और 2 जनरेशंस, या तो अपनी 2 जनरेशंस तक सीमित रह पाएंगी और उनकी 2 जनरेशन के बाद उनकी कोई और स्पीसीज नहीं आएगी, या उनकी जनरेशन वहां से खत्म होना शुरू हो जाएगी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 10th नंबर का, व्हिच इज the first law of thermodynamics states that whereas energy can be dash from one form into another, it can be created or destroyed। प्यारे बच्चों देखिएगा, reduced मतलब होता है कम करना, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, डिक्रीज करके लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? डिक्रीज लिख लेंगे। परफॉर्म्ड आप सभी जानते हैं, इंड्यूस बहुत कॉमन वर्ड है। ट्रांसफॉर्म, तो प्यारे बच्चे एनर्जी क्या की जाती है? मुझे लगता है कि आपके दिमाग में अभी तक आंसर आ चुका होगा, और यहां पर एक प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल किया गया, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये इनटू वाला वर्ड, है ना। क्यों क्यों अच्छा लगता है मैं बता रहा हूं, उसका लॉजिक अभी देखेंगे आप, आंसर तो आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी, मैं बताता हूं, आप इनटू प्रेपोजिशन की जब बात करते हैं ना, तो इनटू प्रेपोजिशन हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगाया ही जाता है, पूरी तरह से कन्वर्जन जो हो जाता है। तो किसी भी तरह का जो चेंज होता है, बदलाव होता है, उसके लिए भी आप इसको लगाते हैं। इवन आप ट्रांसलेशन के सेंस में भी किसका इस्तेमाल करते हैं? आप इनटू का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं ग्रामर से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखता हूं, क्योंकि पिछले साल की बात करेंगे तो लास्ट ईयर एनडीए में 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे ग्रामर से रिलेटेड, और 33 क्वेश्चन रिलेटेड थी आपकी वोकैबुलरी स्किल से, आपकी रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड थे। तो जो ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन है वो अंततः, यानी कि 65% क्वेश्चन आपके रीडिंग सेक्शन से आते हैं, 35 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? आपके आते हैं अंततः उसे जो आप ग्रामर वगैरह सीखते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन में प्रीपोजिशन इनटू लगाया जाता है। बाकी कोई भी चीज वन साइड टू अनदर साइड जाती है, और बेसिकली आउटसाइड टू इनसाइड के लिए हम लगाते हैं। कोई चीज मतलब ओपन एरिया से क्लोज एरिया के अंदर चली जाती है, वहां पर इनटू प्रीपोजिशन लगता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, वो हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, दैट इज स्पॉटिंग एरर। ये हमारे पास अगले 5 या 10 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, जहां पर स्पॉटिंग एरर के हमको क्वेश्चंस करने हैं। इनको आपने पहले भी किया होगा, सेंटेंस रीड करके अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ गलत लग रहा है तो वही आपका आंसर हो जाता है। यहां पर लिखा हुआ ब्रेड कॉमा बटर एंड जैम, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउसहोल्ड्स। तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आप तुक्का लगा सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों, लेकिन जो सही आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, और ये देखिए इसका सही आंसर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे थे 1, 2 और फिर आगे मैंने जाम की बात की। मैंने इन 3 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, ये क्या हो गए? हमारे सब्जेक्ट हो गए, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए मैंने आगे वर्ब मेंशन नहीं किया है। तो यहां पर साथियों ऐसे वर्ब मेंशन करेंगे, और हो जाना चाहिए था कि ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउसहोल्ड्स, कि ये जो है कुछ कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा घरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सही आंसर
होगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा बी, क्योंकि सब्जेक्ट दे रखा था लेकिन उस सब्जेक्ट का वर्ब मौजूद नहीं था, तो ये ग्रामर का पोर्शन है। फिलहाल आंसर आपको पता चल गया है, बी है। अगला क्वेश्चन है $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट। कहा जा रहा है कि $10,000 की जो एक वैल्यू है, उस वैल्यू को प्यारे बच्चे वो प्राइज मनी है, और वो प्राइज मनी जो है ऑफर की जा रही है। बीइंग ऑफर्ड बहुत प्यारा नियम है, याद रखेंगे कि बीइंग जो शब्द होता है ना, बीइंग, इसके बाद अगर आप एक्शन वर्ब लाते हैं तो यूजुअली इट इज यूज्ड इन द थर्ड फॉर्म। क्या थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, और ये देखेंगे आप उसका कारण भी आगे लिखा हुआ है, बाय द गेम शो होस्ट, जो होस्ट करा रहे हैं गेम को उनके द्वारा। तो जनरली ये तभी लगता है जब सेंटेंस में आपका कौन सा वॉइस बन रहा हो, दैट इज पैसिव वॉइस बन रहा हो। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, बोलो भैया क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, तो आंसर प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ सही दिख रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस तरह की गलती की होगी, जहां पर कहा होगा कि $10,000, इसके बजाय हम सर आर ना लगा दें, तो ये प्यारे बच्चों गलत है, क्योंकि हम अंततः इस अमाउंट को बिल्कुल कह रहे हैं कि यही एक प्राइज मनी है, एक सिंगल अमाउंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अंततः जो आंसर लगेगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा इज आपका सॉरी ऑप्शन नंबर डी, है ना। और यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये प्यारे बच्चे ऑप्शन क्या है आपका गलत है, ऑप्शन बी आंसर नहीं है। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चे, कह रहा है 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। कहा जा रहा है कि 365 दिन क्या करते हैं, कैलेंडर ईयर को संपूर्ण करते हैं, उसको बनाते हैं। 365 दिन, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करते हैं 365 दिन क्या करते हैं, एक साल को कंप्लीट बनाते हैं। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो अंततः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसको गलत भी कर दिया था। देखो ये जो है ये ऐसा है प्यारे बच्चे, जो 365 डेज, भाई ऐसा तो नहीं है कि ये दिन अलग अलग करके बनाते हैं, भाई ये सारे दिन मिलकर एक साल को बनाते हैं। अब ये सारे दिन मिलकर एक साल को बनाते हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और याद रहे कभी भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट में, कभी भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो उसमें याद रहे आपके पास अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आता है जहां पर आपके पास फर्स्ट फॉर्म और एस और यस दोनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये गलत है और सही हो जाएगा एस और यस। ये चीज बचपन में भी आपने सीखी जरूर होगी कि जब हम राम इस्तेमाल करते थे तो हम क्या करते थे, हम राम के साथ माय डियर हम गोज इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि राम वाज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो 365 दिन, आप ये मत कहो सर 365 तो प्लूरल दिन हो गए, लेकिन हो क्या रहा है कि ये सभी सिंगुलर के तौर पर काम कर रहे हैं। जैसे फैमिली, प्यारे बच्चे फैमिली में 4-5 लोग होते हैं, तो फैमिली आर तो नहीं कहा जाता है, फैमिली इज कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। तो 365 दिन मिलकर एकजुट होकर क्या करते हैं, एकजुट होकर मिलकर एक साल को कंप्लीट करते हैं। तो क्रिएट अप के बजाय मेरे भाई क्या हो जाएगा, क्रिएट्स अप हो जाएगा। सही आंसर इसका लगेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ठीक है, इसमें सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। प्यारे बच्चे कहा जा रहा है कि किसी जानवर की बॉडी से वूल यानी कि ऊन निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं शेयरिंग। मेरे भाई आपने भी सुना होगा कि शेयरिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, शेयरिंग का मतलब होता है माय डियर डिवाइड करना होता है। तो क्या भाई डिवाइड किया जाता है, क्या बंटवारा किया जाता है? अरे भाई हम कह रहे हैं कि जानवरों के जो स्किन से हम वूल निकालते हैं, जैसे भेड़ आपने सुना ही होगा, शीप जिसको कहते हैं। हर मोहल्ले, मैंने तो मतलब हम लोग तो यूपी में रहते हैं तो इधर बहुत बार ऐसा देखा है, बचपन में देखते थे कि झुंड का झुंड आता था। और ये शायद वो जो महीना होता है गर्मी वाला, उसके शायद शुरुआती समय में भेड़ वगैरह देखने को मिलती है, शायद फरवरी से मार्च के बीच में कभी, है ना। शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो वो एक्चुअली चरते समय मुझे कई बार दिखी कि ठीक है भैया वो जो चरवाहे होते हैं वो ले जा रहे होते थे उनको। यहां पर ये जो
आंसर लिखा है ना वो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको वन वर्ड बताना था कि भाई साहब जो प्रोसेस होता है ना वूल निकालने का, किसी जानवर की बॉडी से ऊन निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो शेयरिंग नहीं कहते हैं उसको। उसका जो सही स्पेलिंग होता है माय डियर वो क्या होता है, शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग होता है। अब आप समझिएगा कि ये किस चीज का एरर है, तो मैं इसको एरर बोलता हूं, एरर ऑफ वोकैब बोलता हूं, एरर ऑफ वोकैब बोलता हूं, क्योंकि ये इसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब शेयरिंग भी तो सही हो सकता है, सेंस के हिसाब से देखोगे तो सही है कि भाई शेयरिंग का मतलब बांटना होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस जो होता है वूल निकालने का उसको क्या कहते हैं, तो उसको शेयरिंग कहा जाता है, शेयरिंग नहीं कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बढ़ते हैं अपने हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50 नंबर। मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड एट द टेंपल ऑन द ऑस्पिशियस डे। देखिएगा ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन, और इस तरह के 2 क्वेश्चन इसी साल पूछे गए थे जिनमें बहुत कॉमन एरर की गई थी। जब हम वर्ब का चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त, तो वर्ब के बारे में डिस्कस करने समय हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, जिनमें एक टॉपिक शायद आपने कभी पढ़ा होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या पढ़ा होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ा होगा, और फाइनाइट वर्ब्स भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जब आप बात करते हैं तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो मेरे दोस्त हो जाता है इन्फिनिटिव। क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। अंततः नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है? नॉन फाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। क्या होता है? अनलिमिटेड। यानी कि जो अनलिमिटेड इस्तेमाल हो सकते हैं वो सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हो सकते हैं। तो एक तो होता है इन्फिनिटिव, होता है इनफाइनाइट, लिख गया है यहाँ पर, इन्फिनिटिव होता है मेरे दोस्त, और इन्फिनिटिव को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। इसके अलावा हम लोग जीरंड पढ़ते हैं। जीरंड हम लोग जनरली किसके नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो आईएनजी फ्रेमिंग वाला वर्ड होता है जिसको हम वी आईएनजी भी कहते हैं, वो जीरंड के तौर पर काम करता है। फिर आ जाती है बारी हमारे पास पार्टिसिपल को समझने की। देखिएगा ये बहुत ज्यादा अभी फिलहाल ग्रामर में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं उसका कारण ये है क्योंकि दीज आर द मेजरली आस्क्ड थिंग्स। और ये 2+V1 इस साल फिर से पूछा गया था सीडीएस के पेपर में, जो यूपीएससी कराता है उसने फिर से यही चीज पूछी थी। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो जो सही आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया कि टू के बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां पर क्या लिखा था? टू के बाद ईडी फॉर्म लिखी थी। मेरे बच्चे ये गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू के बाद होगा प्रे, ना कि ईडी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर रीडिंग 4 वर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर। हमने कहा कि किताब के 4 वर्ड, अब 4 वर्ड क्या है बेसिकली उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया कि मैं इसके ऑथर से भी जरूर मुलाकात करूंगा, है ना। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ ना। तो जो सही फ्रेज होती है प्यारे बच्चे, वो 4 वर्ड ऑफ द बुक नहीं होता है। जो सही फ्रेज होनी चाहिए वो होना चाहिए 4 वर्ड, ठीक है, शुरुआती शब्द 4 वर्ड टू द बुक कहा जाता है प्यारे बच्चे। 4 वर्ड टू द बुक होता है, ना कि ऑफ द बुक, है ना। तो जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। दैट इज व्हाट? दैट इज द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेटेड स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स काउंसिल। क्या कहा जा रहा है कि जो गाइडेंस मिला था मेंटोर से और टीचर से, इन्होंने फैसिलिटेट किया, प्रोवाइड किया स्मूथ कंडक्ट, एक बेहतर कंडक्ट बिहेवियर ऑफ इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स काउंसिल का। प्यारे बच्चे अब देखिएगा, इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स काउंसिल क्या होता है भैया? इलेक्शन टू थोड़ी होता है, इलेक्शन होता है प्यारे बच्चे इलेक्शन ऑफ। क्या होता है? इलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल। स्टूडेंट्स के काउंसिल का जो इलेक्शन था, तो ऑफ प्रीपोजिशन होना चाहिए, तो सही आंसर होना चाहिए इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर जो सही आंसर है वो भी सही मेंशन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा कमाल का वर्ड है, क्योंकि इससे रिलेटेड इसी पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे दोस्त, इसी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्या क्वेश्चन थे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी आगे मैं दिखा दूंगा। प्रिंसिपल, एक स्पेलिंग आपने और सुनी होगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, जिसका मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? सिद्धांत होता है। क्या होता है? सिद्धांत होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तो हो जाता है हेड, और दूसरा प्यारे बच्चे क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना,
कहते हैं ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ के चैप्टर में शायद, हालांकि सीडीएस वाले बच्चे पढ़ते हैं, PRT अपॉन 100 का, है ना, वो जो हम लोग ब्याज लगाते हैं तो कहते हैं मूल रकम, है ना, जो होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट। तो सही आंसर प्यारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि कोई गलती नहीं लिखी हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल यानी कि हेड ऑफ द स्कूल ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और वही फेलिसिटेट करेंगे, उनका सम्मान देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नो एरर है सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। कहा जा रहा है कि अगर तुम चेन्नई आने का फैसला करते, यहां पर सेट होने के लिए, यहां पर परमानेंटली रहने के लिए, तो ये सबसे बेहतर फैसला होता प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां कोशिश करिए आप, ये देखिए जो विल है ना, ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको कारण बता देता हूं। अंततः अगर आप ऐसी कोई बात कहते हैं जो कि काल्पनिक है, तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पर आप एक सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं इफ के साथ, और सब्जेक्ट कोई भी हो। देखिएगा सब्जेक्ट जनरली या तो सिंगुलर होता है मेरे दोस्त, या तो प्लूरल होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हाइपोथेटिकल क्लॉज में हमेशा वर्ड इस्तेमाल करना होता है और फर्दर बात को लिखना होता है। लेकिन जब फर्दर बात लिखी जाती है तो उसमें एक चीज है कि आपको वहां पर भी, क्योंकि आप 100% श्योर तो नहीं है, क्योंकि काल्पनिक बात है, वो तय तो होना जरूरी है नहीं कि नहीं होगा ही होगा, तो जो हमारी वर्ब इस्तेमाल होती है वो अपनी सेकेंड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, तो वुड इस्तेमाल हो जाता है, शुड इस्तेमाल हो जाता है। यहां पर फिलहाल जो है ये जो विल है इसको रिमूव करके हम कर देंगे वुड, और हो जाएगा इट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। और वैसे भी ये चीजें पास के लिए ज्यादा की, अगर ऐसा करते ना भाई तो यार ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है, और उस केस में हम सारी चीजें पास्ट में यूज करते हैं, और इस केस को कहा जाता है हाइपोथेटिकल क्लॉज, है ना, हाइपोथेटिकल क्लॉज कहा जाता है। तो इसका मैं स्पेलिंग लिख देता हूं यहां पर आपको, इमेजिनरी भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, है ना जी, क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए यूज करेंगे सिंटेक्स को। बहुत ज्यादा ग्रामर आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस क्योंकि पूछे जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड भी, तो मैं ये कहता हूं कि भाई 30-40% ग्रामर आती है, बहुत ज्यादा आएगी तो 30-40% आती है, नहीं तो कई बार इससे भी कम पूछी जा चुकी है। हाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। दे हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द बैग्स बिफोर मिड मार्च टू इनेबल अस टू इनॉग्रेट द शॉप। उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा है, हम आपको बैग्स मिड मार्च में जो है डिलीवर कर देंगे, ताकि आप शॉप को क्या कर सकें, इनॉग्रेट कर सकें, उसका उद्घाटन कर सकें। अब मेरे दोस्त मुझे लगता है कि आंसर आपको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। क्यों? लॉजिक ये लिखा हुआ, टू डिलीवर्ड नहीं होगा मेरे दोस्त, यहां पर टू डिलीवर होगा। क्या होगा? टू डिलीवर होगा प्यारे बच्चे, डिलीवर होता है ना कि डिलीवर्ड, किसके बाद? टू के बाद, है ना, फर्स्ट फॉर्म लगती है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे साथियों सामने है, दैट इज सिनोनिम्स। और ये सिनोनिम्स हमसे बहुत प्यारे पूछे गए थे। इसमें देखिएगा सारे वर्ड्स की अगर डिस्कशन की बात करेंगे तो जोवियल की बात करेंगे, यहां पर हम एक एक करके इनका मतलब लिख देंगे आपको, और कुछ वर्ड्स आप खुद से भी सर्च करने की कोशिश जरूर करिएगा, है ना। इसका मतलब हो जाता है हंसमुख, हो जाता है फॉल्ट फाइंडिंग, वो हो जाता है प्यारे बच्चे जो दूसरों में कमियां निकालता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सास और बहू में झगड़ा होता रहता है, और ये झगड़ा जो होता है ये इस वजह से होता है क्योंकि दोनों का कैरेक्टर वहां आने के बाद या एक दूसरे से जुड़ने के बाद यही हो जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग वाला ही हो जाता है। वो उसकी गलतियां ढूंढते हैं, वो उसकी गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन बहू को ये चीज समझनी चाहिए कि बहू की उम्र सास से कहीं ज्यादा कम है, कहीं बहुत ज्यादा कम है। भाई बच्चे के बराबर आप आते हैं, तो आपको अपने माँ बाप में कमियां नहीं निकालनी होती हैं, है ना, क्योंकि माँ बाप सही फैसला लेते हैं। पैशनेट की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो पैशनेट हो जाता है जिसके अंदर किसी चीज को करने का बहुत ज्यादा पैशन होता है। और पैशन जो वर्ड होता है इसको हम लोग जुनून कहते हैं। क्या कहते हैं? जुनून, या दिल लगी वर्ड आपने सुना होगा। क्या सुना होगा? दिल लगी। तो वो सारे वर्ड्स के लिए हम पैशन इस्तेमाल करते हैं। वरीड की अगर आप बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो वरीड का मतलब होता है एंग्शियस। क्या होता है? वरीड का मतलब एंग्शियस हो जाता है, चिंतित हो जाता है। अब देखेंगे इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों होगा प्यारे बच्चे? क्योंकि यहां पर ये जो कैप्शियस लिखा हुआ, मैंने इसको याद किया था। देखिए मैं याद कर लेता हूं शब्दों को। कैप्शियस, मैंने इसको कहा कि इसको बोलते हैं कैप्शियस, और आप समझिएगा कि जो कैप्शियस वर्ड होता है, दिस वर्ड, इसमें क्या लिखा हुआ है शुरुआत में? ये लिखा हुआ है CAPT, तो मैंने इसको कर दिया कैप्टन। अब जो कैप्टन होता है ना, कैप्टन होता है वो अपने प्लेयर्स को हमेशा क्या करता है? दो ही चीजें करता है अपने प्लेयर्स में, या तो मोटिवेट करेगा उनको, या तो क्या करेगा? उनको मोटिवेट करेगा, है ना, और या तो उनको क्या करता है? उनकी गलतियां निकालते रहता है कि अरे भाई तुमने ये खराब कर दिया। कैप्टन का काम ही है, क्योंकि जिस दिन परफेक्ट बोल देगा प्लेयर उछल कूद मचा देगा, है ना, कहेगा अरे मैं तो सब कुछ जानता हूं। देखिएगा जो लर्निंग का प्रोसेस है प्यारे साथियों वो कभी खत्म नहीं होता है, इट ऑलवेज गोज ऑन।
है ना, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अंततः मैं यही कहूंगा कि इसका जो सही आंसर है वो सी है। और कैप्शियस को आप कैप्टन से याद रखेंगे, क्योंकि कैप्टन का जो नेचर होता है वो फॉल्ट फाइंडिंग हो जाता है। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन है, जियो मॉर्फोलॉजिस्ट असर्टन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट अर्थ। अर्थ कहा जा रहा है कि बहुत सारे अद्वितीय फैक्ट्स के बारे में जो जियो मॉर्फोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारी अर्थ के बारे में बताते हैं प्यारे बच्चे। तो अब देखो, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज को पलट देना। जैसे ग्रामर में एक रूल भी होता है इन्वर्जन का, रूल ऑफ इन्वर्जन आपने सीखा होगा, जहां पर अभी शायद पिछले मैंने क्लास में या पिछले वाले पेपर में डिस्कस किया था। जैसे हार्डली वर्ड होता है तो उसके बाद हैड या डिड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके फिर सब्जेक्ट लाया जाता है। तो जनरली इसको कहा जाता है कि जब कोई नेगेटिव फ्रेज से वर्ड सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव फ्रेज वाले सेंटेंस को अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग उसको हम लोग इन्वर्जन के रूल में लिखते हैं। इन्वर्जन का रूल यही हो जाता है, पलट देना। इंक्रीज की बात करेंगे तो आप सभी को पता है इंक्रीज का मतलब हो जाता है एक्सीलरेट। क्या हो जाता है? एक्सीलरेट हो जाता है जिस चीज को बढ़ाने की बात करते हैं। और ओमिट का मतलब हो जाता है किसी चीज को स्किप कर देना या फिर छोड़ देना, है ना। इसी से आप बनता है, आपका एक शब्द बनता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या बनता है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बनता है, जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि भैया हम आर्टिकल्स कहीं कहीं पर नहीं लगाते हैं। फिलहाल असर्टेन में आप वर्ड देखेंगे तो सर्टेन लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। अंततः इसका मतलब होता है वेरीफाई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों हमारे पास है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है। द कर्नल और द कॉलोनल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिसरी। कर्नल ने ऑर्डर दिया कि आप लोग मेरे से कमिसरी में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चे, कमिसरी का मतलब क्या होता है? जनरली लोग ऑफिस लगा देते हैं, फील्ड लगा देते हैं, क्योंकि कर्नल साहब हैं हड़काते हुए यही बोलेंगे, या फिर प्लेग्राउंड लगा देंगे। लेकिन कमिश्नरी का मतलब होता है प्यारे बच्चे कैंटीन, जहां पर खाना वगैरह जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर लोग खाते हैं बैठकर, उसको कमिसरी हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आई? एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कर्नल का स्पेलिंग है मेरे दोस्त, इसको आप माइंड में रखिएगा कि इसको हम लोग कर्नल पढ़ते हैं, लेकिन सही स्पेलिंग जो होता है उसको कॉलोनल पढ़ते हैं, है ना। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं अंततः आप उसको कॉलोनल, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज 2024. All right. The doctor dismembered the patient's finger first and then cured the ailment. Cured बहुत अच्छा शब्द है ना। पहले साथियों कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने क्या किया? डिसमेंबर किया। देखिएगा मेरे हाथ की इन 5 उंगलियों में ये सारे उंगलियां एक दूसरे के मेंबर हैं। इस हाथ की मेंबर है प्यारे बच्चे। और डिसमेंबर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक उंगली हटा देना। क्या करना? हटा देना। तो प्यारे बच्चे, स्टिच्ड नहीं होगा, सिलना नहीं होगा, प्लास्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टर में हटाया नहीं जाएगा। स्प्लिंटर भी नहीं होगा प्यारे बच्चे। जो सही आंसर होगा वो होगा डिसेक्ट। क्या हो जाएगा? डिसेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, हटा देना, रिमूव कर देना। सही आंसर जो होगा 24 का वो हो जाएगा बी वाला। देखिए ये आपके सामने मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बुरसार। प्यारे बच्चे, यहां पर ये जो वर्ड है ना बुरसार, इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना था। कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स एकेडमी में मिस्टर कुमार जो है बुरसार की तरह काम करते हैं। सेक्रेटरी नहीं होता है इसका मतलब प्यारे बच्चे, कोच भी इसका मतलब नहीं होता है, ट्रेनर भी इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है अकाउंटेंट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं खजांची। क्या कहते हैं? खजांची कहते हैं, यानी कि जो हिसाब किताब लेखा जोखा रखता है उसको कहते हैं बुरसार। ठीक है ना। ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर का, और अगले क्वेश्चन में हम सीखेंगे बाकी के जो हमारे और क्वेश्चंस के आंसर हैं। कहा जा रहा है हिज इंटेंशंस आर इंसिडियस। उसकी जो इंटेंशंस हैं, जो उसके इरादे हैं, वो इंसिडियस हैं। अगर आप मूवीज देखने का शौक रखते हैं तो आपने इस वर्ड को उसी मूवी में देखा होगा, क्योंकि एक मूवी है हॉलीवुड की जिसका नाम है इंसिडियस। मेरे बच्चे, इंसिडियस वर्ड में बहुत ज्यादा क्राइम दिखाया जाता है उस मूवी में, और वो भूत प्रेत से रिलेटेड पूरी स्टोरी है। अंततः इंसिडियस मूवी में भूत के बारे में दिखाया जाता है। और प्यारे बच्चे, जो भूत होता है वो कैसा होता है? आप कहते हो सर डरावना होता है। अरे डरावने के अलावा वो हमेशा डिसीटफुल होता है, यानी कि धोखेबाज होता है, जिसको आप चीटर भी कहते हैं। और यू कैन राइट परफिडियस। क्या लिख सकते हैं? परफिडियस भी इसको आप लिख सकते हैं। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। नाइव की बात करेंगे तो नाइव का मतलब प्यारे बच्चे होता है भोला। नाइव का मतलब होता है भोला, बहुत ज्यादा एकदम काइंड विनम्र टाइप का व्यक्ति जो होता है। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चे अनइंटेंशनल। क्या होता है? अनइंटेंशनल होता है। और
इसका दूसरा हिंदी जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब बिना जो सोचे समझे काम करता है। जहां तक पायस वर्ड की बात करेंगे तो पायस का मतलब हो जाता है होली, जिसको आप कहते हैं पवित्र। सही आंसर हो जाएगा डिसीटफुल 26 का। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अगले 27 पर। रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। कहा जा रहा है कि जो सभी धर्मों के जो लोग होते हैं उनमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना यानी कि इज्जत करना, उनको आदर सम्मान देना, ये इंट्रिंसिक है प्यारे बच्चे। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपके अंदर ही मौजूद है, उसको जन्मजात भी कहा जाता है। और जन्मजात जो प्यारे बच्चे वर्ड हो जाता है उसके लिए हम लोग लाते हैं इनहेरेंट। क्या लाते हैं? इनहेरेंट लाते हैं। एग्जिस्टेंशियल मतलब होता है जो एग्जिस्ट करती है, बाय डिफॉल्ट नहीं, उसको करा भी जा सकता है। पेरिफेरल मतलब होता है चारों तरफ। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चे जो लगातार नहीं हो, नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस को कहते हैं। तो जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनहेरेंट, जिसको आप कहते हैं जन्मजात। क्या कहते हैं? जन्मजात कहते हैं। यानी कि शुरुआत से ही कोई चीज हो तो उसको इंट्रिंसिक कहा जाता है, या इनबॉर्न भी इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना भैया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास है 28 नंबर का। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें है ही कंप्लीटेड द वनरस टास्क विद रिलेटिव ईज। कहा जा रहा है कि उसने वनरस टास्क को कंप्लीट कर लिया और वो भी बड़ी ही आसानी से। तो आसान टास्क को आसानी से तो सभी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये सेंटेंस लिखा गया है जिसके लिए इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने क्या किया है, वनरस यानी कि एक हार्ड वर्किंग वाले टास्क को, एक टफ टास्क को, एक हार्ड टास्क को बड़ी आसानी से कर दिया है प्यारे बच्चे। तो वनरस का स्मूथ नहीं होगा प्यारे बच्चे, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल जिसको आप कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ये भी नहीं होगा, रिस्की मतलब खतरों से, जोखिम भरा। जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वियरिंग। वियरिंग का मतलब प्यारे बच्चे हो जाता है हार्ड, या फिर जो आपको थका दे, आपको जो बहुत मेहनत लगा दे आपकी, उसे कहते हैं। तो इसका टायरिंग भी हो जाता है प्यारे बच्चों। सही आंसर। चलिए फिलहाल सही सिनोनिम आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 29 विच इज अल्फ्रेड वाज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। कहा जा रहा है अल्फ्रेड जो व्यक्ति था वो अपनी मिडिल एजेस के दौरान या मिडिल एजेस के दौरान वो क्या था? एक पोटेंटेट था। तो पोटेंटेट का मतलब बेसिकली होता है प्यारे बच्चे शासक। क्या होता है? शासक। आंसर हो जाएगा मोनार्क। लीनियंट का मतलब होता है जेनरस, उदार, लिबरल। लीनियंट का सिनोनिम हो डेमोक्रेट। आप सभी जानते हैं जो प्रजातंत्र वाला देश होता है, जैसे डेमोक्रेट। अब डेमो का मतलब ही होता है पब्लिक, डेमो इज रिलेटेड टू पब्लिक वर्ड। फिलहाल मोनार्क हो जाएगा प्यारे बच्चे। पोटेंटेट का सिनोनिम उसका मतलब होता है रूलर या शासक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं विच इज ऑफ 30 नंबर, विच इज 30 नंबर दैट इज आई अबैंडन्ड द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस। मैंने टास्क को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अबैंडन मतलब होता है मेरे साथियों, अबैंडन मतलब होता है डेजर्ट। क्या होता है? डेजर्ट होता है, यानी टास्क को छोड़ दिया। क्योंकि टास्क कहता था इंडोलेंस था। मैंने गाना सुना है ना, और उसके आधार पर भी बाकी डोल जो वर्ड होता है ना, डोल वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे? लेजीनेस से। किससे रिलेटेड हो जाता है? लेजीनेस से रिलेटेड हो जाता है। जैसे डोलफुल आता है, डोलफुल बड़े उदास बैठे हो, बड़े एकदम शांत बैठे हो, डोलफुल है ना। तो जहां जहां पर डोल आता है उस वर्ड का मतलब आलस से रिलेटेड हो जाता है, सैडनेस से हो जाता है प्यारे बच्चे। सही आंसर जो हो जाएगा वो लेजीनेस हो जाएगा। आपको पता चल गया, बाकी सारे वर्ड्स बताने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यही कमाल का क्वेश्चन जिसमें मैंने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वाले की बात की थी प्यारे साथियों। यहां पर प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल की बात की जा रही है। अब एक एक करके पढ़कर अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा प्यारे बच्चे। यहां पर ये वाला वर्ड भी गलत है। प्रिंसिपल मींस बिलीफ सिस्टम, गलत है क्योंकि इसका मतलब हेड होता है, इसका मतलब हेड होता है, लेकिन प्रिंसिपल का मतलब ओरिजिनल सम नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल मींस मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आंसर लग जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। यहां ध्यान से देखेंगे तो यस सी आंसर आ गया। यहां पर भी गलत लिखा था कि इस प्रिंसिपल का मतलब ओरिजिनल सम होता है। ये बात तो सही लिखी थी, ऑन विच इंटरेस्टेड चाहिए, सही था, लेकिन प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ नहीं होता है। अगर यहाँ ए होता ना तो हम लगा देते, लेकिन बार बार घुमा फिरा कर वही बातें कही जा रही। किसी के साथ स्पेलिंग दिक्कत कर रहे हैं, किसी के साथ वर्ड के मीनिंग का गलती कर रहे हैं। जो सही आंसर होगा, प्रिंसिपल का मतलब होता है मॉरल वैल्यू जिसे सिद्धांत कहते हैं, और इस एल का मतलब होता है हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर सम ऑफ द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेड और गिवन। अगला है प्लेन वर्सेस प्लेन की बात करेंगे। प्लेन मींस अ फ्लैट सर्फेस एंड प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज। और ऊपर लिखा हुआ है प्लेन मींस दैट फ्लैट सर्फेस एंड प्लेन मींस नॉट इलैबोरेट प्यारे बच्चे। तो और तीसरा लिखा
लिखा हुआ है प्लेन मीन्स समथिंग दैट फ्लाइज एंड प्लेन मीन्स फ्लैट सर्फेस। जनरली लोगों ने क्या किया था, एरोप्लेन की वजह से इसको लगा दिया था बहुत सारे लोगों ने आंसर। प्लेन मीन्स नॉट इलैबोरेट एंड प्लेन मीन्स फ्लैट सर्फेस। तो अंततः जो प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ये हो जाएगा प्लेन मीन्स दैट फ्लैट सर्फेस। एक प्लेन होता है, मतलब फ्लैट सर्फेस, जैसे आप प्लेन डालेंगे, प्लेन ग्राउंड डालेंगे तो उसमें देखेंगे एकदम फ्लैट सर्फेस होता है, उसको आप प्लेन बोल सकते हैं। और जो ये वाला होता है नॉट इलैबोरेट, जिसको कहा जा रहा है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड नहीं होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन, है ना। तो ये जो सही आंसर होगा वो बी होगा। पेल और पेल प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, और पेल मींस कह रहा है इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव, एंड पेल मींस फेडेड। पेल मींस फेडेड और लाइट शेड, एंड पेल मींस इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव, और पेल मींस फेडेड और लाइट इन शेड, और पेल मींस अ बकेट। तो जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चे, PAIL जो होता है ना, इसका मतलब होता है बाल्टी। क्या होता है? बाल्टी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। मेटल वर्सेस मेटल की बात की जा रही। एक मेटल आपको पता ही है कि मटेरियल होता है, जैसे कि किसी लोहे की बात करेंगे या किसी भी हम पदार्थ की बात करते हैं तो उसे मेटल कहा जाता है। मटेरियल नाउन आपने पढ़ा ही होगा। उसका देख मेटल क्या होता है वो देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है गुड कंडक्टर एंड मेटल, यहाँ पर लिखा हुआ मींस मैलिएबल मेटल। देखो मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। क्या होता है? लचीला होता है। तो प्यारे बच्चे जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? वो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ ना मेटल, ये मेटल, इसका मतलब लिखा हुआ है मेंटल रेजिलियंस, यानी कि जो मानसिक लचीलता होती है कि आप मेंटली कितना बिल्कुल एकदम रिजिड नहीं है, ठोस नहीं है, आप नॉर्मली चीजों को डील करते हैं, तो उसे कहा जाता है यू शुड हैव मेटल। और उसके बाद मेटल इज अ हार्ड शाइनी मटेरियल दैट इज अ गुड कंडक्टर। और यहां पर लिखा हुआ है मेटल मींस, ये देखिए यहां पर गलत हो जा रहा है, मेटल इज अ हार्ड शाइनी, ठीक है। ये सारी चीजें गलत होकर ऑप्शन नंबर हमारे पास पता चल गया कि डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे हमारे पास है हेल वर्सेस हेल। हेल मींस पैलेट्स ऑफ फ्रोजन ऑफ रेन, है ना, जिसे आप ओले भी कहते हैं। और हेल मींस, यहां मींस होना चाहिए था, मींड नहीं प्यारे बच्चे, विंड स्टॉर्म। फिर अगला है हमारे पास हेल मींस पैलेट ऑफ फ्रोजन गन। ये तो बार बार सही दिखा रहा है, पैलेट फ्रोजन, एंड हेल मींस टू ग्रीट विद एंथुसियास्टिक अप्रूवल। और हेल मींस पैलेट्स ऑफ फ्रोजन, यहां पर कहीं पर लिखा हुआ है हेल मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये प्यारे बच्चे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको याद किया था, है ना। और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वाला कोई पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेल HAIL का मतलब होता है प्यारे बच्चे ओले, और HALE का मतलब होता है मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत, रोबस्ट। जैसे कि अनंत अंबानी जो है वो क्या है प्यारे बच्चे, वो हमारे पास क्या है, वो हो जाएंगे बहुत ज्यादा मजबूत है। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? किसी को यहाँ पर इतनी समस्या है? ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो बात तुरंत बताओ मेरे को कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में हो गई है दिक्कत। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, चलो वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब देखेंगे तो आंसर यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आंसर यहां क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ये गलत लिखा हुआ है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉन्शियस और कंसाइंस। प्यारे बच्चे कॉन्शियस मतलब होता है सचेत, और कॉन्साइंस का मतलब होता है सही और गलत की चीज। तो अवेयर और सही और गलत मतलब सेंस ऑफ, राइट एंड रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। यस, डी इज द राइट आंसर, वो सही मेंशन है यहाँ पर। 37 नंबर प्यारे बच्चे डिसेंट और डिसेंट हमारे पास, इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। तो आपने वर्ड शायद सुन रखा हो प्यारे बच्चे, ASSENT अगर आपने सुना तो उसका मतलब होता है सहमति, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ, ठीक है, एंड हैविंग डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ, ठीक है। डिसेंट मींस एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा, मींस एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बचे हमारे पास ए या बी बचा। और इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है चढ़ाई, यानी कि ऊपर जाने के लिए मूवमेंट टुवर्ड्स लोअर प्लेन, लोअर प्लेस, लोअर प्लेस, लोअर प्लेस, लोअर प्लेस, या फिर डिसेंट मींस बीइंग एक्सेप्टेबल, ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे सही आंसर 37 का प्यारे दोस्त हो जाएगा आंसर आपका ये वाला, जिसका मतलब हो जाता है हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ और ऑफिशियल पोजीशन। और डिसेंट मतलब हो जाता है मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस। क्या हो जाएगा? मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। वैसे ठीक है, सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे हमारे पास है डिवाइस और डिवाइस। प्यारे बच्चे देखो डिवाइस क्या होता है? डिवाइस मींस टू डिटरमाइन एंड डिवाइस मींस
अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। प्यारे बच्चे ये तो देखो आपको पता है कि मोबाइल जो है से हमारे हाथ पे आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल है, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल एक डिवाइस है। जिस पैनल पर हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी एक डिवाइस है, जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी एक डिवाइस है, आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं ये भी एक डिवाइस है मेरे दोस्तों। डिवाइस वाला जितना आपको दिख रहा है इक्विपमेंट वो वहां पर सही हो सकता है, स्पेसिफिक टास्क। और इसके अलावा जो सही आंसर आपका जाएगा प्यारे बच्चों 38 का आपको लगाना है, 38 का हो जाएगा यहाँ पर सारे में से। डिवाइस मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट meant for accomplishing a specific and device means finding a new way to do something। देखो इसको याद कर सकते हो, डिवाइस इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिवाइस कहा जाता है। और इसको आप याद कर लेंगे एडवाइस से, क्या कहा जाएगा, एडवाइस से याद करेंगे। कैसे याद कर लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपको एक नया तरीका काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए ढूंढना है तो आप बोलेंगे एडवाइस। क्या बोलेंगे, एडवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवाइस बोलेंगे। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो एडवाइस से ही प्यारे बच्चे आप डिवाइस याद कर सकते हो। और डिवाइस जो शब्द होता है वो इक्विपमेंट होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और उसको आप बोलेंगे डिवाइस। क्या बोलेंगे, डिवाइस बोलेंगे। और उसको आप बोलेंगे डिवाइस। दोनों में ये अंतर है। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ ना। तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त हो जाएगा सी इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है डी, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है मेरे दोस्त, थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है। और 39 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पैर उसको देखना है। डिस्क्रीट मींस सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्रीट मींस मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज। अच्छा ठीक है, डिस्क्रीट मींस सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक है, सही लिखा हुआ है। एंड डिस्क्रीट मींस मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, सही आंसर प्यारे बच्चे ये हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट का मतलब हो जाता है सीक्रेट। क्या हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है, हिडन भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर मेरे दोस्त चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एमिनेंट और इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है समझदार, प्रोमिनेंट वगैरह, और इमिनेंट मतलब होता है नजदीक। तो चलो देखते हैं, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन। यस, ऑप्शन नंबर ए में ही तो दे रखा है, इंपॉर्टेंट एंड फेमस। और इमिनेंट मतलब समथिंग अबाउट टू हैपन, जो कि होने वाला हो। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो 40 का आंसर हो जाएगा सही ए। आ जाते हैं अपने एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। और एंटोनिम्स अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि मैंने मैलिएबल वर्ड के बारे में डिस्कशन बताया था कि मैलिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि लचीला होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा इसका मेरे दोस्त, हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू नेग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। अगर आप किसी वार्निंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तो इसका मतलब है आप डेंजर यानी कि खतरे को बुला रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है प्यारे बच्चे, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एंटोनिम लगाना था आपको, तो रिगार्ड हो जाएगा। नेग्लेक्ट का अपोजिट रिगार्ड हो जाएगा, मतलब आप उसको कंसीडर कर रहे हैं, आप उसको सम्मान दे रहे हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। उसका जो दिखावटी बर्ताव था उसने सभी को सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया। तो जो सही आंसर होगा टॉडरी, मॉडेस्ट, गाउडी और अपरेंट। प्यारे बच्चे मॉडेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है प्रिटेंशियस यानी कि दिखावटी, और दिखावटी का अपोजिट मॉडेस्ट होता है, जिसमें काइंड, विनम्र, पोलाइट, इस तरह की हिंदी इसको हम लोग कहते हैं। फिलहाल मैं लिख देता हूं पूरी यहाँ पर प्रिटेंशियस। ठीक है ना, प्रिटेंशियस लिख दिया, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। अगला लिखेंगे प्यारे बच्चों 43 के बाद आ जाता है हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन। द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पैंडेमिक वाज एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग प्यारे बच्चे हो जाता है पेनफुल और टॉर्चरिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, पेनफुल और टॉर्चरिंग कहते हैं इसको हम लोग। एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है किसी को टॉर्चर करना। तो जीनोइंग था, ग्रूलिंग है, हॉरोइंग है, या माइल्ड हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है पेनफुल का ठीक अपोजिट क्या जा रहा है, पेनफुल का ठीक अपोजिट मेरे दोस्त यहां पर जा रहा है आपका यही वाला आंसर, दैट इज कॉल्ड माइल्ड। मतलब कि बहुत हल्का सा, बिल्कुल ना के बराबर, है ना। नल एंड वॉइड जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नल एंड वॉइड कह सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त इसका डी वाला। अगला क्वेश्चन है इसका हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। अ ट्रिप टू द हिल्स वाज रिफ्रेशिंग। कहते हैं कि पहाड़ों पर जाकर आपको मंजिल सी नजर आती है, और मंजिल भी नहीं नजर आती तो क्या बता, मंजर तो बहुत दिखने लगते हैं। तो अंततः मैं एक बात कहूंगा कि रिफ्रेशिंग प्यारे बच्चे जो आपको फ्रेश कर दे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वियरिंग, यानी कि आपको थका देने वाला। अभी वियरिंग वर्ड 2 बार पूछा गया एक ही क्वेश्चन में, मतलब एक ही पेपर में। ये बड़ी चीज देखने को मिल गई। बाकी जितने वर्ड है जैसे आप देखेंगे ये लिखा था, ये लिखा था, ये शायद क्या सिनोनिम है ना। और आगे बढ़ते हुए 46 पर आ जाते हैं। 46 में बात करेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिसको आप पढ़ेंगे। मैं जब रीडिंग की सलाह देता हूं आप सभी को, तो रीडिंग करते समय आपको क्या करना है वो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन प्यारे साथियों कर दिया है।
है, जैसे आप रीडिंग करेंगे तो आपको इस तरह के वर्ड देखने को मिलते हैं। क्या वर्ड देखने को मिलते हैं? जब आप ये वर्ड देखेंगे ना मेरे दोस्त, तो ये वर्ड देखकर ही आपको क्या समझना है कि यही तरह के वर्ड तो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सिनोनिम और एंटोनिम के रूप में। यही वर्ड तो होते हैं सिनोनिम और एंटोनिम के रूप में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर फीजिबल दे रखा है, भी थोड़ी देर पहले शायद मैंने ही लिखा था। कंड्यूसिव वर्ड कंड्यूसिव में आया था, जिसको मतलब होता है ड्राइव, अनुकूल। एग्जॉस्टेड मतलब थकावटी हो जाता है, टायरिंग हो जाता है। टेनुअस मतलब कमजोर होता है। रिस्ट्रेंड मतलब होता है कंट्रोल। एग्जॉस्टिव मतलब थका देने वाला। परसीव मतलब होता है समझना प्यारे बच्चे। रिटेनिंग मतलब किसी चीज को बनाए रखना। कीप डिप्लीट मतलब घटना हो जाता है। सस्टेनेबल अभी हमने डिस्कस किया था, एंड्यूरिंग होता है। परसू मतलब होता है पीछा करना। प्रूडेंट मतलब हो जाता है बुद्धिमान। ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं प्यारे बच्चे, यही तरह के वर्ड्स आपको रीडिंग के दौरान मिलेंगे और उन्हीं वर्ड्स को आप अपनी वोकैबुलरी मान के चलिए बाय डिफॉल्ट। प्रीरिक्विजिट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है रिक्वायरमेंट, नेसेसिटीज। आ जाते हैं अपने इन 5 क्वेश्चंस पर, तो इनको आप पैसेज जब पढ़ लेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको जनरली आंसर बता देता हूं, सारी चीजें पैसेज में मेंशन रखी हुई है। व्हाई अकॉर्डिंग टू द राइटर कांट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज अ रिसोर्स प्रूडेंटली? कहा जा रहा है कि लोग क्यों नहीं मोटिवेटेड रह सकते हैं, सिर्फ एक ही रिसोर्स को यूज करने के लिए क्यों मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं? दे फील दैट अदर्स में ओवर यूज द रिसोर्सेज, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे अदर लोग जो होंगे वो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर लेंगे। उन्हें लगता है कि ये रिसोर्सेज जो होते हैं उनको आप वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि भैया बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि तीनों ही बातें प्यारे बच्चे, तीनों ही बातें वहां पर क्या है, अवेलेबल है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ जाएगा डी। यहाँ पर मैं मेंशन कर ही क्यों रहा था इतनी देर से, जब ऑलरेडी दे रखा है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 47 हमारे पास है, दैट इज व्हेन पीपल यूज रिसोर्सेज एग्जॉस्टिवली। लोग कब जो है जो रिसोर्सेज होते हैं इनका इस्तेमाल एग्जॉस्टिवली करते हैं, यानी कि इतना कि रिसोर्सेज खत्म हो जाए। व्हेन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फैसिलिटेटेड बाय एनजीओ, जब एनजीओस के द्वारा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हेन द रिसोर्स इज अबाउट टू एक्सपैंड, जब रिसोर्स बढ़ने वाले होते हैं। व्हेन द रिसोर्स यूज हैज लिटिल इंपैक्ट, जबकि जब जो प्रभाव है रिसोर्सेज के यूज का वो बहुत कम है। या फिर व्हेन दे डिजायर डेस्परेटली फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब वो सस्टेनेबल यानी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा डिस्परेटली, यानी कि डिस्परेटली वैसे होता है किसी चीज को तड़प कर पाने की जो इच्छा होती है वो होती है डिस्परेटली करना। तो क्या ऐसी इच्छा होती है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ना चाह रहे हैं? तो अल्टीमेटली इसका आंसर प्यारे साथियों आपके सामने रखा हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब रिसोर्सेज का उनके जीवन में, जब उनका रिसोर्सेज का जो यूज है ना वो बहुत कम इंपैक्ट रखता है, प्रभाव रखता है। बात समझ आ रही? व्हेन द रिसोर्स यूज हैज अ लिटिल इंपैक्ट, ठीक है। जब हमको लगता है कि बहुत कम प्रभाव है तो ठीक है, हम इसको, भाई आपने मान लीजिए नेचर के रिसोर्स की बात करते हैं, हमको भगवान ने पेड़ पौधे नेचर ने हमें दे रखे हैं, अब आप उनका इस्तेमाल करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और आपको लगता है कि आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है उसको, उस अगर आप वहां पर जाकर कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप शराब पी रहे हैं, आप किसी भी तरह की चीजें कर रहे हैं, जनरली लोग यही करने जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पहाड़ों में, हरियाणा दिल्ली से आकर सिर्फ यही करते हैं, जाकर नेचर को एंजॉय नहीं करते हैं, वो जाकर सिर्फ यही करने जाते हैं, हुड़दंग फैलाने जाते हैं। तो वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर, उनको लग रहा है कि उनके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है, यार मुझे करने दीजिए, और एग्जॉस्टिवली ही यूज करते हैं कि उनको लगता है बिल्कुल खा जाओ वहां पे पहाड़, बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये खत्म और नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि ये एक जहर की तरह फैलता जा रहा है और खत्म तो हो ही रहा है, माने या ना माने आप। 48 क्वेश्चन में आता है पहले बच्चे, द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहा जा रहा है कि जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है लोगों का, ये रिन्यूएबल सोर्सेज को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कहा जा रहा है कि भैया पॉजिटिवली करता है, इरेटिकली करता है, अफर्मेटिवली करता है या इनडिफरेंटली करता है। तो मेरे भाई आप समझिएगा कि लोगों का, अब आप समझिए रिन्यूएबल सोर्सेज को हम क्या कितना इस्तेमाल करते हैं, हम कितना इस्तेमाल करते हैं, है ना, हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं। सोचिए हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम लोग दुनिया भर के कूड़ा फैलाते हैं, ये वो करते रहते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते जिनको रिन्यू किया जा सके। सारी चीजें जो अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो नेचर को कहीं ना कहीं जाकर बर्बाद करती हैं। तो आप अगर इनमें से है कि सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो कैसे प्रभावित करता है, पॉजिटिवली करता है, इरेटिकली करता है, या फिर अफर्मेटिवली करता है, या इनडिफरेंटली करता है। प्यारे बच्चे ये तो हो जाएगा पॉजिटिवली, ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि उदासीन। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड होता है इनडिफरेंटली का, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्टोइसिज्म एक वर्ड होता है। हालांकि ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये नाउन लिख रहा हूं, ये जो लिखा था ये यहाँ पर एडवर्ब लिखा था। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और इरेटिकली का मतलब प्यारे बच्चे क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है इर्रेगुलर। क्या हो जाता है? इर्रेगुलर, ठीक है ना, इर्रेगुलरिटी, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, इसमें इंडिफरेंटली प्यारे बच्चों दिखा रहा है, गलत आंसर है प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पीपल रूटेड इन अ लोकेलिटी कॉज हार्म टू अवेलेबल रिसोर्सेज, जनरेट रिसोर्सेज, बिलीव इन कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूम रिसोर्सेज फ्रीली। जो लोकेलिटी में जो रूट आउट करते हैं, जो लोकेलिटी में किसी रहते हैं, वो किस तरह से क्या करते हैं, हार्म क्रिएट करते हैं रिसोर्सेज का, या फिर रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं, या फिर कंजर्वेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, या फिर रिसोर्सेज को बिल्कुल फ्रीली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, जो माना है वो कर लेंगे। तो किस तरह से आपकी सोच क्या कहती है वो भी यहाँ पर निर्भर करता है। हालांकि जो सही आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा वो होगा कि जो लोकेलिटी में रहते हैं, एक प्रॉपर कम्युनिटी में रहते हैं, वो कंजर्वेशन पर ध्यान देते हैं और वो रिप्रोडक्शन भी करने की कोशिश करते हैं रिसोर्सेज का। तो 49 का आंसर जाएगा प्यारे साथियों सी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 50, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि डेप्लीट वर्ड का आपको क्या करना है, आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है मेरे दोस्त। सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेप्लीट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डेप्लीट का मतलब होता है खत्म करना प्यारे बच्चे, है ना। तो डेस्परेट हो जाएगा, रेप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। एग्जॉस्ट होना चाहिए, इसका खत्म ही तो कर रहे हैं हम लोग, रिसोर्सेज को डेप्लीट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट और रेप्लीट वैसे भी आपस में सिनोनिम, और डेस्परेट का मतलब वैसे होपलेस भी हो जाता है कई बार। इसका मतलब क्या होता है, होपलेस भी होता है। हालांकि गूगल पर आप सर्च करेंगे तो होपलेस भी दिखाएगा, और किसी काम को करने के लिए एक्स्ट्रा क्यूरियस होना भी आप होपलेस डेस्परेट कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाता है। और ये कुल मिलाकर आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन थे एनडीए 2023 के सेकेंड पेपर के, वो सारे हो जाते हैं समाप्त। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं, लेकिन बस अंततः एक बार और कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट की उस बात को मत भूलिएगा, जिसके माध्यम से आप अपने उस एग्जाम को जो आने वाला है और भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे उसमें आप सभी को अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। और हिंदी में भी कहावत कही जाती है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। बाकी आप समझदार हैं, हमारी बातें जरूर सुनेंगे और समझेंगे भी जरूर। फिलहाल आज की इस क्लास को यहाँ करते हैं समाप्त। मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.